रुचि को खाना खिलाने के बाद प्रथम ने आदि से कहा, आदि तुम घर जाओ, मैं यहाँ हूँ। तो आदि ने मना करते हुए कहा, नहीं भाई, मैं यहीं रहूँगा। तो प्रथम ने आदि को समझाते हुए कहा, देख आदि, यहाँ एक लोग का रुकना ही अलाउ नहीं है, लेकिन रुचि घर नहीं जा रही है, इसलिए मैं यहाँ उसके साथ रुक जाता हूँ। तू घर जा, सुबह आ जाना। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी कोई एकदम से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है। तो सब लोग उस तरफ देखते हैं जहाँ पर दिया खड़ी हुई थी। दिया एकदम से जाकर रुचि को गले लगा लेती है। फिर उसने रुचि को गले लगाकर कहा, रुचि तू ठीक तो है ना? और फिर वह रूथ की तरफ देखकर कहा, और जीजू आप ठीक हो? ये सब हुआ कैसे? तो प्रथम ने कहा, किसी ने रूथ को गलत इन्फॉर्मेशन दी थी कि रुचि को किडनैप कर लिया है, और रूथ जल्दी जल्दी में बिना गार्ड को साथ लिए कॉलेज के लिए निकल गया था, जिसका फ़ायदा हमारे दुश्मनों ने बखूबी उठाया। तभी रुचि ने दिया से कहा, दिया तो इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? तो दिया ने रुचि से कहा, तेरे कहने का मतलब क्या है? मैं क्या कर रही हूँ? तुझसे मिलने आई हूँ। जब मुझे पता चला कि जीजू को गोली लगी है, तो मैं यहाँ उन्हें देखने और तुझसे मिलने आई हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि तेरी क्या हालत हो रही होगी। लेकिन आई एम सॉरी, जब तुझे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब मैं यहाँ नहीं थी। तो रुचि ने कहा, कोई बात नहीं दिया, मैं ठीक हूँ, अब तू घर जा, काफ़ी रात हो गई है। तो दिया ने मना करते हुए कहा, मुझे नहीं जाना कहीं, मैं तेरे साथ ही रहूँगी। तो प्रथम ने कहा, दिया यहाँ ज़्यादा लोगों का रुकना अलाउड नहीं है, इसलिए तुम घर जाओ, आदि तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा। प्रथम की बात सुनकर दिया और कुछ नहीं बोलती, वो बस हाँ में सिर हिला देती है और वहाँ से आदि के साथ बाहर आ जाती है। बाहर आते ही दिया ने आदि से मना करते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही, तुम जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। तो आदि ने कहा, भाई ने मुझे तुम्हें ड्रॉप करने के लिए बोला है, इसलिए तुम मेरे साथ चल रही हो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तो दिया ने थोड़ा चिल्लाते हुए कहा, लेकिन मुझे घर नहीं जाना, मुझे अभी उस घर में नहीं जाना है, मुझे थोड़ी सी शांति चाहिए जो उस घर में नहीं मिलेगी, इसलिए प्लीज़ तुम जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी जहाँ मेरा मन होगा। दिया की बात सुनकर आदि ने कहा, मन होगा से तुम्हारा क्या मतलब है? ऐसा कहाँ जाओगी तुम? तो दिया ने वहाँ से जाते हुए कहा, तुमसे मतलब? दिया के इस तरह जाने से आदि को गुस्सा आ जाता है, तो उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे दिया सीधा उसकी चेस्ट से जाकर टकराती है। आदि दिया के हाथों को पकड़े हुए था, तभी उसे कुछ फील होता है, तो वो दिया की हाथ की तरफ देखता है तो उसके फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाते हैं, क्योंकि दिया ने अपनी रिंग फिंगर में रिंग पहनी हुई थी। आदि ने उस रिंग को देखकर कहा, ये रिंग तुम्हारी उंगली में क्या कर रही है? क्या तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है? तो दिया ने आदि के हाथ से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मेरी एंगेजमेंट हुई है या नहीं, आज हुई है या कब हुई है, तुम अपने काम से काम रखो। तो आदि ने दिया से कटाक्ष करते हुए कहा, ओह, तो तुम भाभी के सामने ड्रामा कर रही थी कि तुम्हें पता नहीं चला भाई के बारे में? असल में तो तुम अपनी एंगेजमेंट में बिजी थी। तो दिया ने आदि को खुद से दूर करते हुए कहा, तुम्हें जो समझना है समझो, मैं तुम्हें सफाई देना ज़रूरी नहीं समझती, और तुम होते कौन हो ये सब पूछने वाले?
क्या रिश्ता है हमारा जो मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगी। दिया की बात सुनकर आदि को पता नहीं क्या हो जाता है और वो दिया के बालों को पकड़कर उसके फेस को बिल्कुल अपने फेस के सामने लाकर उसकी आंखों में देखता है। आदि ने दिया के बालों को काफ़ी मजबूती से पकड़ कर रखा था, जिस वजह से दिया की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वहीं आदि ने दिया की आंखों में देखते हुए कहा, अभी तक कोई हक नहीं था, लेकिन आज के बाद हक हो जाएगा। इतना बोलकर आदि दिया के होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे काफ़ी रूडली किस करने लगता है। आदि के ऐसा करते ही दिया की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं और उसकी आंखों से एक आंसू लुढ़क कर उसके गाल पर आ जाता है। वहीं आदि दिया के होठों को काटने में लगा हुआ था। जब आदि पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाता है तब जाके वो दिया को छोड़ता है। फिर आदि ने दिया की आंखों में देखते हुए कहा, आज से तुम पर मेरा हक है और तुमने मेरा हक किसी और की लेने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे मेरा हक छीनना भी बहुत अच्छे से आता है। और फिर आदि ने दिया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, अब चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। तो दिया ने आदि के हाथ से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? तो आदि ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें अपने घर नहीं जाना तो तुम मेरे साथ ओबरॉय पैलेस चल रही हो। तो दिया ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूँ, मैं अपने दोस्त के घर चली जाऊँगी। तब आदि ने दिया को गाड़ी में बैठाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम मेरे साथ जा रही हो बस, और अब अपना मुंह से एक शब्द भी मत निकालना, वरना मुझे तुम्हारा मुंह बंद करना अच्छे से आता है। आदि की बात पर दिया चुपचाप बैठ जाती है और आदि भी जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। आदि दिया को लेकर ओबरॉय पैलेस चला जाता है। दिया ने आदि से कुछ नहीं कहा था, वो बस चुपचाप खिड़की के बाहर देख रही थी और कुछ भी आज उसके साथ हुआ उसके बारे में सोच रही थी। फ्लैशबैक। आदि अपने कॉलेज के लिए जा ही रही थी कि तभी उसके पापा ने कहा, दिया, तुम आज कॉलेज नहीं जाओगी, तुम्हें आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो चुपचाप जाकर तैयार हो जाओ। अपने पापा की बात सुनकर दिया ने गुस्से में कहा, क्या, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपने इस बारे में मुझसे एक बार भी पूछना ज़रूरी नहीं समझा कि आखिर मुझे शादी करनी भी है या नहीं? आप हमेशा अपनी मर्जी क्यों थोपते हैं मेरे ऊपर? कभी अपने मेरी मर्जी भी जानने की कोशिश की है या नहीं? तो दिया के पापा ने कहा, तुम्हारी मर्जी जानूं? कल तो तुम किसी भी लड़के के को लेकर आ जाओगी कि पापा, मुझे इससे शादी करनी है। तो क्या हम तुम्हारी शादी ऐसे ही करवा देंगे? हम अपने स्टैंडर्ड का लड़का देखेंगे, ऐसे ही किसी भिखारी से तुम्हारी शादी थोड़ा ना करवा देंगे। तो दिया ने अपने पापा की बात को कटाक्ष करते हुए कहा, सही कहा आपने, आप मेरी शादी अपने जैसे ही किसी इंसान के साथ ही करवाएंगे जिसे मुझसे ज़्यादा अपने बिजनेस और पैसों से प्यार होगा। मैं तो उसकी लाइफ में कोई एक्सिस्ट ही नहीं कर सकती होंगी और शायद मेरी शादी भी कोई बिजनेस डील है जिसे आप अपने प्रॉफिट के लिए करवाना चाहते हैं। दिया की बात सुनकर उसके पापा ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, दिया, बस बहुत हुआ,
मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना है। तुम चुपचाप रूम में जाओ और रेडी हो जाओ। और हाँ, तुम्हारी सगाई भी आज के आज ही होगी, तो अब कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे। तो दिया ने भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, नहीं करनी है मुझे उस लड़के की शादी। जैसे आप हैं वैसा ही आपने मेरे लिए लड़का भी देखा होगा। आज तक आपने मुझे दिया ही क्या है, और अब एक ऐसा रिश्ता लाकर मेरे ऊपर थोपना चाहते हैं। अरे मुझे नहीं चाहिए आपके और मॉम के जैसा रिश्ता, जो पति पत्नी होने के बावजूद भी एक दूसरे की परवाह नहीं करते, बस पैसों की ही पड़ी रहती है, हमेशा पैसों के पीछे भागते रहते हैं। तो दिया के पापा ने दिया को थप्पड़ मारते हुए कहा, दिया बस, अब एक और मुंह से शब्द भी मत निकालना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब दिया ने गुस्से में अपने पापा से कहा, तब आप क्या कर लेंगे? मैं भी जानना चाहती हूँ। तो उसके पापा ने उसे रूम के अंदर ले जाकर बंद करते हुए कहा, आज से तुम्हारा घर से बाहर जाना बंद, और हाँ, तुम्हारी शादी भी 6 हफ्ते होगी, चाहे तुम्हारी मर्जी से हो या फिर ना हो। और वो दिया का फ़ोन लेकर उसे रूम में बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। शाम को जब लड़के वाले आ जाते हैं और दिया की ज़बरदस्ती एंगेजमेंट भी करवा दी जाती है। इसी फंक्शन के बीच दिया को पता चलता है कि रुद्र को गोली लगी हुई है, तो रूम में जाकर चेंज करती है और बिना किसी की परवाह किए वह घर से भाग जाती है। फ्लैशबैक एंड। ये सब सोचते हुए ही दिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह तुरंत अपने आंसुओं को पोंछ लेती है। दिया अब अपने घर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो अभी आदि के साथ आ गई थी। वहीं हॉस्पिटल में रुचि को देख रहा था, जो वहीं उसकी बगल में सो रही थी, क्योंकि रुद्र ने ज़बरदस्ती रुचि को अपनी बगल में लेटाया था। रुचि का चेहरा काफ़ी मुरझाया हुआ था, क्योंकि सुबह से वो काफ़ी परेशान थी। तभी रुद्र ने रुचि को देखकर कहा, अगर किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा। पहले तो मुझे ये पता करना है कि वो कॉल किसने किया था। वो कौन है जो तुम्हारे पल पल की खबर रख रहा है? अगर कोई तुम्हारे पल पल की खबर रख रहा है तो तुम्हारी जान को भी खतरा है, जो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रोज इसी तरह कुछ देर सोती हुई रुचि से बात करता है और फिर उसे अपने करीब करके अपनी आंखों को भी बंद कर लेता है। अगली सुबह जब रुचि की नींद खुलती है तो उसके सामने रूथ का फेस था। रूथ इस वक्त सो रहा था। सोते वक्त रूथ का फेस काफ़ी इनोसेंट लग रहा था। उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। तो रुचि प्यार से रूथ के बालों को सहलाने लगती है। तभी रुचि की नज़र रूथ के होठों पर जाती है, तो आगे बढ़कर वह रुद्र के होठों को चूम लेती है। रुचि के ऐसा करते ही रूथ की आंखें खुल जाती हैं। रूथ ने रुचि को देखकर कहा, अभी तुम क्या कर रही थी? तो रुचि ने अनजान बनते हुए कहा, मैं क्या कर रही थी, कुछ भी तो नहीं। तो रूथ ने रुचि का हाथ पकड़कर कहा, झूठ मत बोलो, और तुम जो कुछ भी कर रही थी उसे कंटिन्यू करो, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए। रूथ की बात सुनकर रुचि ने खुद से कहा, ये आदमी हॉस्पिटल के बेड पर है और इसे यहाँ भी रोमांस सूझ रही है। तभी रूथ ने कहा, हाँ, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो और मुझे हक है तुमसे रोमांस करने का। मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ तुम्हारे साथ रोमांस कर सकता हूँ, और तुम्हें भी मेरा साथ देना ही होगा। रूथ की बात
सुनकर रुचि ने हैरानी से खुद से कहा, क्या इन्हें मेरे मन की बात भी सुनाई दे जाती है? तब रोद ने फिर से कहा, अगर तुम मन में भी इतना तेज बोलोगी तो सुनाई तो देगा ही ना। रोद की बात सुनकर रुचि इस बार हैरान होकर मासूमियत से कहा, क्या सच में मैं मन में भी तेज बोलती हूँ? तो रोद हाँ में अपना सिर हिला देता है। तो रुचि ने कहा, तो इसका मतलब है मैं आपके सामने अपने मन में भी कुछ बोल भी नहीं सकती, क्योंकि आप हर बार मेरी बात सुन लिया करेंगे। तो रुद्र ने रुचि की नाक को खींचते हुए कहा, हाय मेरी भोली बीबी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बेफिक्र होकर कुछ भी कभी भी सोच सकती हो। रुद्र की बात सुनकर रुचि अपना सिर हिला देती है और उठकर पहले जाकर रूम का डोर खोलती है और फिर वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद रुचि वॉशरूम से फ्रेश होकर आती है तो देखती है एक नर्स उसके रूम में आई हुई थी। वो नर्स रुद्र को हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। वो नर्स नई थी जिसे रुचि ने पहले कभी नहीं देखा था। वहीं रुद्र का ध्यान उस नर्स पर नहीं था। तभी वो नर्स रुद्र के पास जाकर उसकी ड्रेस के बटन खोलने लगती है। ये देखकर रुचि की तो आंखें छोटी हो जाती हैं और वो जल्दी से जाकर उस नर्स का हाथ पकड़ लेती है। रुचि के हाथ पकड़ने पर वो रुचि की तरफ देखती है जो उसे गुस्से में घूर रही थी। वहीं दूध की नज़र भी रुचि पर जाती है तो उसे देखकर ही समझ जाता है कि रुचि को गुस्सा आ रहा है। तभी उस नर्स ने रुचि से गुस्से में कहा, ये क्या हरकत है? मैं यहाँ अपना काम करने आई हूँ और तुम मुझे मेरे काम करने से रोक रही हो। तो रुचि ने उस नर्स को घूरते हुए कहा, तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम यहाँ अपना काम करने आई हो। तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम यहाँ कुछ और ही करने आई हो। तो उस नर्स ने रुचि की तरफ देखकर कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर काम करने नहीं आई? तो रुचि ने गुस्से में कहा, तुम्हें देखकर तो ये लग रहा है कि तुम आंखों में ही आंखों मेरे पति का रेप कर दोगी। तो उस नर्स ने कहा, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं यहाँ पेशेंट को स्पंज बाथ देने आई थी। तो रुचि ने उसका हाथ पकड़कर रूम से बाहर की ओर ले जाते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं अपने पति को स्पंज बाथ दे दूँगी। इसलिए तुम अभी के अभी निकलो यहाँ से और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। इतना बोलकर रुचि उसका हाथ पकड़कर रूम से बाहर निकाल देती है और उसके मुंह पर ही दरवाजे को बंद कर देती है और रुचि फिर रुद्र की तरफ चली जाती है। वहीं रुद्र रुचि को देख रहा था। तभी रुचि ने रुद्र पर भड़कते हुए कहा, आप उसे रोक नहीं सकते थे? वो कैसे आपसे चिपक रही थी और आपके कपड़े निकाल रही थी। तो रुद्र ने रुचि की तरफ देखकर कहा, मैं उसे क्यों रोकता भला, वो तो अपना काम करने ही आई थी। तो रुचि ने रुद्र को घूरते हुए कहा, अच्छा, और आपको उसका काम पसंद भी आ रहा था ना? तो रुद्र ने कहा, हाँ, क्योंकि वो अपना काम अच्छे से कर रही थी। अब रुचि को रुद्र पर भी काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तभी रुद्र ने कहा, अब तुम क्यों ऐसे खड़े होकर बात करती रहोगी? नर्स को तो तुमने भेज दिया, अब मुझे स्पॉन्ज बात तो दे दो। तो रुचि ने मना करते हुए कहा, नहीं, अब मैं आपको स्पॉन्ज बात नहीं दे रही। मैं एक काम करती हूँ, मैं आपकी उस नर्स को ही बुला देती हूँ, आप उसी से स्पंज बाथ ले लीजिएगा। तो रुद्र ने रुचि का हाथ पकड़कर कहा,
नहीं, अब तो मुझे तुम्हारे हाथ से ही लेना है। रोद की बात सुनकर रुचि ने कुछ नहीं कहा, बस मुंह बनाकर रोद की ड्रेस के बटन खोलने लगती है। रोद को तो बस रुचि के फेस को ही देखकर रहा था। आज पहली बार रोद ने रुचि को इतना पॉजिटिव बिहेव करते हुए देखा था। आज वो रोद के साथ ऐसा बिहेव करती थी जैसा रोद को रुचि के आसपास किसी का रहना अच्छा नहीं लगता था। वैसे ही आज रुचि को भी इस नर्स का रोद के करीब रहना अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी ही देर में रुचि ने रोद की बॉडी साफ करके उसे दूसरे कपड़े पहना दिए थे। तभी रोद ने रुचि के गालों को खींचते हुए कहा, तुम जब पॉजिटिव होती हो तो काफ़ी क्यूट लगती हो, और अगर तुम ऐसे ही क्यूट लगेगी तो मैं अपने आप को कंट्रोल कैसे कर पाऊँगा। तो रुचि ने रोद के हाथों को अपने गाल से हटाते हुए कहा, अब आप मुझे बहलाना बंद कर दीजिए। मुझे भी पता है ये सब आप मुझे क्यों बोल रहे हैं। वैसे आप मुझे ये बताइए कि अगर आपकी जगह मैं होती और कोई लड़का मुझे स्पंज बाथ देता तो आपको कैसा लगता। रुचि की बात सुनकर रोद का चेहरा एकदम से कठोर हो जाता है और उसने रुचि की आंखों में देखते हुए कहा, जान ले लेता मैं उसकी। तो रुचि ने भी तुनक कर कहा, हाँ तो मेरा मन भी उसकी जान लेने का कर रहा था और आपका सिर फोड़ने का। तो रोद ने रुचि का हाथ पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, रिलैक्स मेरी जान, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। मैं उसे रोकने ही वाला था, लेकिन तब तक तुम आ गई थी और मेरे बोलने से पहले तुमने ही उसे रूम से बाहर निकाल दिया था, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। और ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे अलावा मुझे कोई और छुए ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। रुद्र रुचि की से बात कर ही रहा था, तभी प्रथम, पार्थ, अभि और आदि के साथ साथ बाकी लोग भी अंदर आ जाते हैं। उन लोगों को देखकर रुचि रोद से दूर जाकर खड़ी हो जाती है। तभी आदि ने रोद के पास जाकर कहा, भाई आप थोड़ी सी तो शर्म कर लीजिए। आप हॉस्पिटल में हो और आप यहाँ भी रोमांस करने में लगे हुए हो। आदि की बात सुनकर रोद ने आदि को घूरते हुए कहा, मैं क्यों करूँ सर, मैं अपनी बीबी के साथ रोमांस कर रहा हूँ, किसी और की बीबी के साथ नहीं, जो मुझे शर्म आएगी। और अगर तुम्हें इतनी ही शर्म आ रही है तो तुम अपनी आंखें बंद करके रखो। रोद की बात सुनकर आदि ने कुछ नहीं कहा। वहीं दिया ने खुद से कहा, खुद एक बेशर्म इंसान शर्म का ज्ञान दे रहा है, जिसे खुद शर्म नहीं है कि दूसरों को शर्म सिखा रहा है। तभी रोद ने प्रथम को देखकर कहा, मेरे डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाओ, मुझे घर जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। तो प्रथम ने कहा, तू पागल है, अभी तेरे घाव भरने भी शुरू नहीं हुए हैं और तुझे डिस्चार्ज चाहिए। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, तो अभी कुछ दिनों के लिए यहीं रहेगा। प्रथम की बात सुनकर रोद ने कहा, अगर तू डॉक्टर से बात नहीं करेगा तो मैं खुद कर लूँगा, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुकूँगा। और अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो डॉक्टर से बात कर ले, वरना मैं जिस दिन घर पहुँचा तो उस दिन हॉस्पिटल पहुँच जाएगा। तो प्रथम ने कहा, क्या यार, तू हमेशा मुझे धमकी क्यों देता रहता है। देख, दादू को पता चलेगा तो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। तो रोद ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू बस डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा। तब अभि ने कहा, रोद तुम एक साथ पर घर जाओगे, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा और काम से फिलहाल दूर रहना होगा। तो रोद ने कहा,
फिलहाल तो मैं काम वैसे भी नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे अपना सारा टाइम अपनी बीवी को ही देना है। तो काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो सब अपना सिर हिला देते हैं। कुछ ही देर में प्रथम ने रूथ के डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा दिए थे और फिर वो रूथ को लेकर घर के लिए निकल जाते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो देखते हैं दादाजी और चाचा जी हॉल पर ही बैठे हुए थे। दादाजी की नज़र जब रूथ पर जाती है तो उन्होंने गुस्से में रूथ को देखकर कहा, रूथ, तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो रूथ ने अंदर आते हुए कहा, होना चाहिए था दादू, लेकिन मेरा वहाँ रहने का मन नहीं था। हॉस्पिटल की स्मेल मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं घर आ गया। और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं घर पर अपना पूरा ख्याल रखूँगा। तभी एक प्यारी सी आवाज़ आती है, भाई मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ और मैं इतनी जल्दी से आपसे मानने वाली नहीं हूँ। जब सब उस आवाज़ की दिशा में देखते हैं तो वहाँ एक 19 साल की लड़की खड़ी हुई थी जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। गोरा रंग, गुलाबी होंठ और बड़ी बड़ी आँखें, और उन आँखों में चमक भरी हुई थी। उस लड़की को देखकर सबके फेस पर स्माइल आ जाती है। तभी रूथ ने कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरी प्रिंसेस मुझसे क्यों नाराज़ है? तब उस लड़की ने रूथ के पास जाकर कहा, पहली बात, आपने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं, और दूसरी बात, शादी के बाद भी आपने मुझे यहाँ नहीं बुलाया, और जब मैं यहाँ आई तो खुद हॉस्पिटल पहुँच गए और आप अपनी जिद की वजह से हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज लेकर आ गए। उस लड़की की इतनी सारी शिकायतें सुनकर बाकी सब मुस्कुरा रहे थे। तभी रूथ ने कहा, हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन सब कुछ जल्दी जल्दी में हुआ था ना, और इंडिया आना तुम्हारे लिए सेफ नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। तब उस लड़की ने कहा, हाँ मुझे पता है, अब आप बहाने बना रहे हो, लेकिन मैं आपकी किसी भी बात में आने वाली नहीं हूँ। तो रूथ ने उस लड़की से कहा, अच्छा मुझे तुझे मनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रूथ की बात सुनकर उस लड़की ने अपनी आंखों में चमक भरते हुए कहा, पक्का आप वही करेंगे जो मैं बोलूँगी? तो रुद्र हाँ में सिर हिला देता है। तो उस लड़की ने कहा, पहले प्रॉमिस कीजिए तब मैं मानूंगी। तो रुद्र ने कहा, अच्छा बाबा प्रॉमिस अब बता। तो उस लड़की ने कहा, मुझे अब यहीं आपके साथ इंडिया में ही रहना है, और मना करने के बारे में तो सोचना भी मत, क्योंकि आपने अभी मुझसे प्रॉमिस जो किया था, अगर आपने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो मैं आपसे ज़िंदगी भर बात नहीं करूँगी। तो रूथ ने कहा, अच्छा ठीक है, नहीं तोड़ रहा प्रॉमिस, लेकिन यहाँ रहने के लिए तुझे मेरी हर एक कंडीशन माननी पड़ेगी, मंजूर हो तो बता देना। तो उस लड़की ने कहा, मुझे मंजूर है। तो रूथ ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड, अच्छा चल अब तुझे मैं तेरी भाभी से मिलवाता हूँ। तो उस लड़की ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपनी भाभी से मिल लूँगी। फिर उस लड़की ने रुचि की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा, हेलो माय नेम इज़ रिया और मैं आपके पति की बहन हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपकी नंद हुई। तब रुचि ने मुस्कुराते हुए कहा, माय नेम इज़ रुचि और मैं तुम्हारे भाई की वाइफ हूँ, तो मैं उस हिसाब से तुम्हारी भाभी हुई। तभी रिया ने रुचि के गाल खींचते हुए कहा,
ओ मेरी प्यारी क्यूट सी भाभी, आप सच में बहुत क्यूट हो। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी आदि ने रिया को रुचि से दूर करते हुए कहा, रिया तू भाभी के गाल क्यों खींच रही है? तो रिया ने रुचि को देखकर मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि भाभी के ये लाल गाल बहुत क्यूट हैं और बहुत सॉफ्ट भी, इसलिए मेरा मन किया खींचने का तो खींच लिए। तभी दादाजी ने कहा, अब सब बहुत हो गया तुम लोगों का, अब रुद्र को आराम करने दो, उसका इस तरह बैठना ठीक नहीं है। दादाजी की बात सुनकर रुचि रुद्र को रूम में लेकर जाती है और जाकर बेड पर अच्छे से लिटा देती है। तभी रुचि ने रोज से कहा, आप आराम कीजिए, मैं अभी आती हूँ। तो रुद्र ने रुचि का हाथ पकड़कर कहा, कहाँ जा रही हो? तो रुचि ने कहा, नीचे जा रही हूँ, आपके लिए कुछ खाने के लिए लेने। तो रुद्र ने कहा, नहीं अभी मुझे भूख नहीं है, तो तुम थोड़ी देर मेरे पास ही रुक जाओ। तो रुचि ने कहा, आपको भूख हो ना हो लेकिन फिर भी खाना पड़ेगा, क्योंकि आपको दवाई खानी है, इसलिए मुझे जाने दीजिए, वरना अगर दादू को पता चल गया कि आपने घर आते ही लापरवाही शुरू कर दी है तो आपको आज ही हॉस्पिटल वापस भेज देंगे। रुचि की बात पर रुद्र कुछ नहीं बोलता और उसका हाथ छोड़ देता है। तो रुचि नीचे चली जाती है।